मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। आज दिनांक 19 अगस्त 2020। प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। हम कल चर्चा कर रहे थे ब्रिटिश संसद की। हमने देखा था कि ब्रिटिश संसद एक सर्वोच्च और संप्रभु संस्था है। ब्रिटेन में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें हमने कल प्रथम सदन लोक सदन, जिसकी रचना और संगठन को देखा। इसके बाद में आज हम दूसरा सदन, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, लॉर्ड सभा की रचना कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है इसको तुलनात्मक दृष्टि से दोनों सदनों को देखा जाए तो प्राचीन समय में लॉर्ड सभा अधिक शक्तिशाली थी और लोक सदन कम शक्तिशाली थी। लेकिन ब्रिटेन में धर्मपुर राजतंत्र से सीमित राजतंत्र से लोकतंत्र की जो स्थापना हुई, उसी प्रकार वहाँ का जो दूसरा सदन है लॉर्ड सभा, उसकी शक्तियों का ह्रास होता गया। और प्राचीन समय में लॉर्ड सभा एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सदन था। उस लॉर्ड सभा की सभी शक्तियाँ वर्तमान समय में जो प्रथम सदन है लोक सदन, उसके हाथों में आ गई। जब हम ब्रिटिश संप्रभुता की बात करते हैं तो वर्तमान समय में लोक सदन की संप्रभुता से है, क्योंकि लॉर्ड सभा एक द्वितीय महत्व का सदन बनकर रह गया है। ये केवल एक विलंबकारी सदन है। शक्तियों के आधार पर अगर देखा जाए तो विधायिनी, कार्यकारिणी और न्यायिक सभी दृष्टि से इसकी जो भी शक्तियां थी वो लोक सदन के हाथों में आ गई। और इसका कारण ये है क्योंकि वर्तमान में इंग्लैंड में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन एक रूढ़िवादी देश है और प्राचीन संस्थाओं के प्रति उनका मोह है। इसलिए वो एक वंशानुगत सदन के रूप में लॉर्ड सभा का आज भी महत्व है। और ये द्विसदनात्मक विधानमंडल में लॉर्ड सभा एक प्रमुख सदन के रूप में कार्य करता है, हालांकि इसकी शक्तियां बहुत कम हो गई हैं। ब्रिटिश लॉर्ड सभा की रचना की दृष्टि से देखें तो ये एक वंशानुगत सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। वंश परंपरा के आधार पर सदस्य चुनते रहते हैं। पहले विभिन्न प्रकार के सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 3 प्रकार के सदस्य देखने को मिलते हैं। एक है आध्यात्मिक लॉर्ड, जो चर्च के प्रधान होते हैं, आकर्षित विशिप और प्रमुख जो धार्मिक पदों पर आसीन होते हैं, इनकी सदस्य संख्या 26 है। उसके बाद में दूसरी श्रेणी के वंशानुगत पीयर होते हैं। इनकी नियुक्ति भी सम्राट प्रधानमंत्री के सहयोग से करता है। और तीसरी श्रेणी के जो सदस्य हैं उन्हें आजीवन पीयर कहा जाता है। इनकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है।
समय समय पर इनका निर्वाचन सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह से करता रहता है। वर्तमान समय में लाड़ सभा की जो सदस्य संख्या है 2010 के बाद में 743 है। इसका निर्वाचन एक वंशानुगत सदन के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके सदस्यों को निश्चित वेतन और विशेषाधिकार की व्यवस्था है। लाड़ सभा के सदस्यों को निश्चित वेतन मिलता है, दैनिक भत्ता इनको दिया जाता है। जब सदन का अधिवेशन होता है तो उस समय इसको विशेष भत्तों की भी व्यवस्था होती है। इनको पेंशन की भी सुविधा होती है। लोक सदन के सदस्यों के समान ही इनको व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त है। भाषण की स्वतंत्रता है, कार्रवाई पर नियंत्रण रखने की स्वतंत्रता है। ये अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए दंडित करने का इनको अधिकार है। अधिवेशन के 40 दिन पहले से और 40 दिन बाद तक किसी मामले में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनको एक विशेषाधिकार और प्राप्त है जो कि लोक सदन के सदस्यों को नहीं है। जैसे लोक सदन के सदस्य सामूहिक रूप से सम्राट से भेंट करते हैं या मिलते हैं, जबकि लाड़ सभा के सदस्यों को ये विशेषाधिकार है कि वो व्यक्तिगत तौर पर भी सम्राट से मिल सकते हैं। इस प्रकार इनको विशेष उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार वैसे ही प्राप्त हैं जैसे कि लोक सदन के सदस्यों को प्राप्त है। लाड़ सभा का अधिवेशन लोक सदन के साथ होता है और दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। वर्ष में एक अधिवेशन होना जरूरी होता है, लेकिन सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह से विशेष अधिवेशन कभी भी बुला सकता है। इसके पदाधिकारी भी होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहा जाता है, दूसरा इसका डिप्टी स्पीकर होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होता है वो सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। इस प्रकार लाड़ सभा की रचना की जाती है, उसका संगठन है। ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में द्वितीय महत्व का सदन के रूप में ब्रिटेन में आज भी इसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।